Hello everyone, welcome to my channel. Topic of discussion for today is inflation. ये इन्फ्लेशन हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का पहला पार्ट, फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का पार्ट 2 जो कि इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगी. सो दिस इज़ अबाउट इन्फ्लेशन और ये मैंने आपको बताया है मैं किस बुक को कंसिडर कर रही हूँ आपको ये सब चीज़ें समझाने के लिए. इट इज़ इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बुक्स. तो आज स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के टॉपिक को. एज यू कैन सी द नोट्स, ये एक नोट्स फॉर्म में भी है तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग. जैसा कि आप देख सकते हैं मीनिंग को कि इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. अ सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. प्राइसेस में सस्टेन इंक्रीमेंट होना. कभी कभी हम देखते हैं कि आलू एकदम से 50 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गए. दिस इज़ समथिंग नॉट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन वो होता है जब सस्टेनेबिलिटी के साथ प्राइस बढ़ता ही जाता है. प्राइस में एक कंटिन्यूड इंक्रीमेंट देखने को मिले. दैट पर्टिकुलर कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंट इज़ नोन एज प्राइस में इन्फ्लेशन आना. जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. देन कम्स डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब सीधा होता है जब चीज़ें महंगी होती हैं, उनका प्राइस बढ़ता है और महंगाई मार्केट में आ जाती है. दैट इज़ समथिंग इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन. जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका होता है कि कोई उन्हें ख़रीदना ही नहीं चाहता. वो बहुत ज़्यादा सस्ती और बहुत मनी की वैल्यू एकदम बेकार हो जाती है. और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट होती है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन. हालांकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है, बट एक लेवल तक इन्फ्लेशन हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं. बट डिफ्लेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी. वो रिसेशन से भी एक बुरी कंडीशन हो जाती है डिफ्लेशन की. डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन इज़ समथिंग दैट इज़ ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन, बट डिफ्लेशन का हल्का फॉर्म होता है डिसइन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब सस्टेन राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, और डिसइन्फ्लेशन मतलब जब प्राइस बढ़ नहीं रहा है बट थोड़ा सा कम हो रहा है. इससे क्या होता है? इट इज़ गुड एज इट कम्फर्ट्स द कंज्यूमर्स. जब चीज़ें हल्की सी सस्ती हो जाती हैं तो हमें लगता है अरे वाह सस्ता हुआ है चलो ख़रीद लेते हैं. बट जब बिल्कुल ही उसके दाम गिर जाते हैं तो दैट बिल्कुल गिरने वाले दाम इज़ नोन एज डिफ्लेशन. बट हल्का हल्का जब प्राइस कम होता है दैट इज़ समथिंग डिसइन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीमेंट ऑफ प्राइसेस एंड डिसइन्फ्लेशन इज़ डिक्रीमेंट इन द प्राइसेस. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर साथ साथ अप एंड डाउन होते हैं इट्स ओके, बट इन्फ्लेशन की वो सिचुएशन या कि जो कि हाइपर इन्फ्लेशन होती है हम आगे पढ़ेंगे, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. और डिसइन्फ्लेशन की वो सिचुएशन दैट इज़ डिफ्लेशन वो भी मार्केट में नहीं आनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. अब आ जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय 2 इंडाइसेस. भाई इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम बड़ी सुनते हैं. एक्चुअली में मेजर कैसे करते हैं? क्या होता है मेजरमेंट का तरीका? कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI. सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI. 2 तरीके हैं. RBI इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके इन्फ्लेशन को मेजर कर सकती है. होल सेल प्राइस इंडेक्स में बल्क में मेजर होता है, जो बल्क में चीज़ें होती है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर होती है, जो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रिटेल मार्केट से चीज़ों को ख़रीदता है. तो ये 2 इंडाइसेस हैं, इनसे हमारा इन्फ्लेशन मेजर हो जाता है. देन व्हाट हैपन्स? रीजंस फॉर इन्फ्लेशन. रीज़न क्यों इन्फ्लेशन क्यों आता है? आप अपने दिमाग से सोचिए इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं. कई सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेशन को इफ़ेक्ट करती है, बट यहाँ पर 2 मेन रीजंस दिए हुए हैं जिसे हम अभी पढ़ते हैं. पहला रीज़न है डिमांड पुल. इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू द कंज्यूमर ओवर सेम प्रोडक्शन लेवल. परचेजिंग पावर का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं मनी. परचेजिंग पावर जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, इट सिंपली मीन्स मनी. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर मतलब एक्स्ट्रा मनी टू द कंज्यूमर ओवर सेम प्रोडक्शन लेवल. क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी विदाउट क्रिएटिंग इक्विवेलेंट सप्लाई. ठीक, सपोज मार्केट में 1000 एप्पल्स की डिमांड है. ठीक, मार्केट में 1000 एप्पल्स की डिमांड है, बट मार्केट में तो सिर्फ 50 एप्पल्स हैं. अब क्या होगा? डिमांड थोड़ी सी और बढ़ गई. डिमांड नहीं, 50 बहुत कम हो गया. ऐसा करते हैं कि सपोज़ फ़र्ज़ करते हैं
कि मार्केट में डिमांड है 1000 एप्पल की, ठीक, बट एक्चुअली जो सप्लाई है एप्पल की वो सिर्फ 500 है। तो अच्छा खासा गैप है। कहाँ लोग हर किसी को एप्पल ख़रीदना है, हर कोई एप्पल ख़रीदना चाहता है और 1000 डिमांड पहुंच चुकी है, बट मार्केट में जो एप्पल है वो सिर्फ 500 है। इट सिंपली मीन्स कि डिमांड आपकी एप्पल की ज़्यादा है और सप्लाई एप्पल की कम है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये वही चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा मनी विदाउट क्रिएटिंग इक्विवेलेंट सप्लाई। हमारे पास, लोगों के पास डिमांड तो है, उनके पास मनी तो है एप्पल ख़रीदने के लिए, बट वी आर नॉट हैविंग इक्विवेलेंट सप्लाई ऑफ दैट एप्पल। गवर्नमेंट के पास सेब ही नहीं है सप्लाई करने के लिए। जो लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है, जो वो सेब खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहती है, बट गवर्नमेंट के पास तो बेचने के लिए ही सेब नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ डिसबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड आप देख रहे हैं, डिमांड पुल का मतलब ये डिमांड अपनी तरफ से पुल कर रही है प्राइसेस को ऊपर। डिमांड खुद अपने आप प्राइसेस को ऊपर पुल कर रही है। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ आलू का एग्जांपल ले लेते हैं। एकदम से कभी कभी मार्केट में होता है, प्याज महंगी हो जाती है, कभी आलू महंगे हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब कभी भी प्राइसेस बहुत स्पीड में ऊपर जाते हैं, 200 से 300, 300 से 400 हो जाते हैं, एट दैट टाइम लोग अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और उस केस में हमें चीज़ों को महंगा करना पड़ता है क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है। कभी कभी जब प्राइस हल्के से अगर गिरेंगे भी आलू के या प्याज के, तो लोग दौड़ पड़ते हैं लेने के लिए। तो वही सेम चीज़ है, जब कभी डिमांड की वजह से प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो, कि लोग देख रहे हैं अरे भाई इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास स्टॉक तो है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, उस अपने स्टॉक का प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो व्हेन इंक्रीमेंट इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीमेंट इन प्राइस, दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कोई बात याद रखनी है, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी विदाउट क्रिएटिंग इक्विवेलेंट सप्लाई। लोगों के पास चीज़ों को खरीदने का पैसा तो है, पर लोगों को चीज़ें बेचने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं। दैट चीज़ें ना होना will ultimately lead to an increment in price which will ultimately create inflation in the economy. दूसरा वाला टाइप है या दूसरा वाला रीज़न है कॉस्ट पुश। कॉस्ट हमें पता है, बनाने किसी चीज़ को किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की लागत, ठीक, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट पुश करे अपने आप को, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। कैसे? when the cost of production increases due to wage revisions, public borrowing। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लेबर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं भाई हमारे वेज में इंक्रीमेंट करिए। तो जो चीज़ें पहले, सपोज़ कोई एक प्रोडक्ट है, एक पेन ले लेते हैं, सपोज़ कोई पेन पहले 10 रुपये में बनता था, बट आज करेंटली उस पेन को बनाने वाले लेबर एकदम से धरना में बैठ गए कि नहीं, हमारे वेजेस को बढ़ाइए। तो उनके वेजेस को बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर ने कुछ रिविजन्स किए, कुछ वेज में कुछ इंक्रीमेंट किए। अब वो पेन जो 10 रुपये का मिलता था वो 15 रुपये का हो गया। सो दिस इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होता है लेबर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे आता है। तो इस पर्टिकुलर लेबर ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है 10 रुपये से 15 रुपये पे। सो दैट इंक्रीमेंट ऑफ ₹5 उसने क्या कर दिया, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया। दैट इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज कॉस्ट पुश। तो यही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होने की वजह से प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो जाता है। देन कम्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन। इट इज़ लो एंड गुड फॉर इकोनॉमी, इट अगर्स इन अ सिंगल डिजिट। कि देखिए हल्का फुल्का इन्फ्लेशन भी मार्केट में होना तो इट इज़ हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। अगर हल्का फुल्का इन्फ्लेशन है तो वो सही होता है। तो क्रीपिंग और लो वाले जो इन्फ्लेशन होते हैं, इट इज़ गुड, इट अकर्स इन अ सिंगल डिजिट, 1%, 2%, सिंगल डिजिट में ही रहता है, 1 से लेके 9 तक। ओके, देन कम्स गैलपिंग। गैलपिंग से आप क्या समझते हैं, जैसे कि हॉर्स गैलपिंग करते हैं, कूद कर हॉर्स जाते हैं, वैसे ही गैलपिंग इन्फ्लेशन नाम दिया गया। दिस इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन, इसका रेट बहुत हाई है, इन द रेंज ऑफ डबल और ट्रिपल डिजिट। डबल डिजिट 10 के आगे की जितनी डिजिट्स होती है, और ट्रिपल डिजिट में भी कभी कभी इंक्रीमेंट हो जाता है, 20%, 30% इंक्रीमेंट हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, दिस इज़ वर्स्ट, वेरी लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग, बहुत जल्दी बढ़ता है ये।
एनुअल रेट इज़ इन मिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस, मतलब आप सोच सकते हैं कि किस कदर का इन्फ्लेशन होगा। एग्जाम्पल, इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1920s में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इसी टाइम पर वहाँ पर डिप्रेशन भी आया हुआ था जर्मनी में ही एट दैट टाइम। देन कम्स बॉटल नेक इन्फ्लेशन। वन सेक, लेट मी शो यू। या, दिस इज बॉटल नेक इन्फ्लेशन. It occurs when supply decreases. This undergoing arrow shows decrement, but demand remains at the same level. Occurs due to mismanagement. जो चीज़ हमने डिमांड पुल में पढ़ी थी कि सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, वही सेम सिचुएशन बॉटल नेक के साथ भी है। सप्लाई कम है बट डिमांड सेम है। सपोज डिमांड और सप्लाई एक लेवल पे, बट सप्लाई कम हो गई, डिमांड उसी लेवल पे, तो अभी भी ये मिसमैच है, एक ऊपर है एक नीचे। तो जो ये मिसमैच है, इस वजह से जो प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, दैट इज टर्म्ड एज बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बट इस बॉटल नेक इन्फ्लेशन के होने का रीज़न क्या है? मिसमैनेजमेंट। कभी कभी ठीक से सप्लाई नहीं हो पाई, कुछ और रीज़न हो गया, लेबर्स हमारे धरना पे बैठ गए, इसलिए टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो आ जाता है हमारे बॉटल नेक की कैटेगरी में। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? It shows price rise in all goods and services excluding energy and food articles. एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स और फूड वाले प्रोडक्ट्स, इन दोनों में इंक्रीमेंट ना हो, बाकी सब में अगर इंक्रीमेंट हो जाए, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएं, जितनी भी सर्विसेज हैं उनके प्राइस बढ़ जाएं, सबके प्राइस बढ़ जाए, बस इन दोनों के रह जाएं, दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज कोर इन्फ्लेशन, बहुत इंटेंस इन्फ्लेशन। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके लिए, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसे समझ लेते हैं। द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपने पढ़ा था, जो मेरी नेशनल इनकम वाला प्लेलिस्ट है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसे देख लें। नेशनल इनकम, जो गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर इनकम होती है, उसमें गवर्नमेंट का एक्सेस स्पेंडिंग उसकी इनकम से ज़्यादा, ठीक। इनकम गवर्नमेंट की 100 रुपये है, उसका एक्सपेंस हो गया 120, तो ये जो 20 रुपये का जो गैप आ रहा है, दैट पर्टिकुलर गैप इज़ नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, और इसका दूसरा नाम है फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट बहुत प्रोमिनेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशनरी गैप इज़ अ सेम थिंग। ये क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जब एक्सेस हो जाए अबव द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से ज़्यादा एक्सेस, नेशनल इनकम वॉज 100 एंड एक्सेस इज 20 रुपये एक्सेस, 120 रुपये का आपने खर्चा कर दिया, 100 रुपये आपकी इनकम थी, तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये खर्च किए, दैट इज़ समथिंग इन्फ्लेशनरी गैप। और ये क्यों हुआ? हो सकता है चीज़ें महंगी हो गई हो इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये सारी वही चीज़ें होती हैं, और इसका दूसरा नाम है फिस्कल डेफिसिट। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशनरी गैप, द शॉर्ट फॉल इन टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर द नेशनल इनकम। आउटपुट गैप, इसका दूसरा नाम है आउटपुट गैप या फिर फिस्कल सरप्लस। इनकम है 100 रुपये, खर्च आपने किया 80 रुपये, तो ये जो यहाँ पे भी 20 रुपये का गैप आया, तो ये 20 रुपये का गैप कहाँ आया? एक्सपेंस वाले में। सो दैट इज़ नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं। इन्फ्लेशन में जब आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, और डिफ्लेशन में आप अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं। देन कम्स फिलिप्स कर्व। It is a graphic curve which denotes the inverse relationship between inflation and unemployment. अब फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से क्या था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इनके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, डिक्रीज इन्फ्लेशन डिनोट्स इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। तो ये इनका कर्व है। ऑन ओ एक्स वी आर मेजरिंग इन्फ्लेशन, ऑन ओ वाई वी आर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज द कर्व। ये ऊपर आता है, यहाँ पर नीचे करके चला जाता है, बिकॉज देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये नायरू क्या है? दिस इज नायरू इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फिलिप्स में आपको क्या याद करना है? फिलिप्स में आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग याद करनी है कि फिलिप्स कर्व डिनोट क्या करता है। फिलिप्स कर्व हमें सिर्फ ये डिनोट करता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बस, और कुछ नहीं फिलिप्स में, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, बिकॉज फिलिप्स उतना आपसे पूछा नहीं जाता है, तो सिर्फ यही चीज़ आपको याद करनी है।
नायरू क्या है, दिस इज़ नॉन एक्सलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है विच इज़ कंसिस्टेंट विद कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक तरफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इट इज़ कंसिस्टेंट। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला बढ़ेगा, तो देर इज़ कंसिस्टेंसी इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। ये इन्फ्लेशन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। ठीक, इफ़ेक्ट्स इन्फ्लेशन के पढ़ेंगे, किसके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और किसके ऊपर नेगेटिव। नाउ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। सो दिस इज़ अ नोट्स फॉर्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन हो तो सजेशन दें, कुछ कोई कमी लग रही हो कोई चीज़। और हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर बीच में साउंड आ रहा हो तो, बिकॉज आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट हैव एनी रीजन्स फॉर दैट, बट जस्ट सॉरी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं और इसी बुक को कवर करेंगे जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी हर चीज़ में, बिकॉज ये एक अच्छे लेवल की बुक है। और इसे अगर आपको ये समझ में आ गया तो उससे बिलो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यू विल बी एबल टू क्रैक देम वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ द लेवल। आपको पता है यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। उस लेवल की पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट है, अगर आप उसे कर लेंगे तो उससे बिलो जितने भी एग्ज़ाम है वो आपके ऑटोमेटिकली ईजिली निकल जाएंगे, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। So thank you once again, and thank you guys for watching the video, and give it a thumbs up, like, share if you really liked it और आपको कुछ भला हुआ है तो please. Thank you once again.